चलिए आपको खबरों की विस्तार से जानकारी देने से पहले 3 तस्वीरों के जरिए खबरों का सार बता देते हैं। पहली तस्वीर में गुरुग्राम में बारिश की वजह से लोगों के हाल बेहाल है। गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां की सड़कें अब नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोग आने जाने में काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर यूपी विधानसभा सत्र की है, जहां पर विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें योगी सरकार के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही योगी सरकार की नाकामियों को गिनाया। और साथ ही तीसरी तस्वीर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की, जिसमें पहले नंबर पर इंदौर आया है। इन तीनों खबरों की विस्तार से हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। पहली खबर आपको बता देते हैं, भारी बारिश और जलभराव से राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम का बुरा हाल है। गुरुग्राम में बारिश की वजह से अंडरपास और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। यहां की सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग घर से निकलने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश और जलभराव को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 23 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, निचले इलाकों में पानी भर सकता है। आईएमडी के अनुसार अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाएं एनसीआर में बारिश का कारण बन रही हैं। बारिश की वजह से गुरुग्राम का जो हाल है, उससे प्रशासन की पोल साफ तौर पर खुल चुकी है। हर साल बारिश के इसी तरीके से बारिश होती है और सड़कों का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन बारिश से पहले ना तो नालियों की सफाई होती है और ना ही कोई सही से व्यवस्था होती है, जिसकी वजह से ये हालात देखने को मिलते हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां पर बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आप बताइए वहां पर पानी की अभी इस वक्त क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार 2 दिन से जो कंटिन्यू बारिश हो रही है उसको लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि पानी निकासी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी बेहतर इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसको लेकर अब यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को। एक बात और मैं आपको साफ कर दूं कि जिस तरह से 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर अंडरपास की बात हो, चाहे गाँव हो या शहर, जो शहरी इलाका हो, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है, क्योंकि काफी संख्या में पानी भर चुका है, जिससे आम लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसा मानो कि जैसे जो अंडरपास है उसमें इतना पानी भर गया, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो डूब गई थी, लेकिन हालांकि जेसीबी की मदद से सभी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो अभी भी जो हालात है वो जस के तस बने हुए। जी आलोक, क्या इससे पहले वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उससे नालियों की सफाई नहीं करवाई थी? देखिए, हर साल प्रशासन यही दावा करता है कि मानसून शुरू होने से पहले जिला के सभी अधिकारी दावा करते हैं कि इस बार बेहतर इंतजाम किए गए हैं, हमने पूरी तैयारियां कर ली है वाटर लॉगिंग को लेकर। लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है कि जितना अभी भी जो हालात है उससे देखकर हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन ने कैसी तैयारियां की थी। जी तो आलोक, अभी प्रशासन इसके लिए क्या तैयारियां कर रहा है? देखिए, फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से जो पंप लगाए गए हैं, क्योंकि पानी काफी संख्या में है जो भर चुका है शहर में, तो उसको निकालने के लिए उसको जितने भी सीवर थे उनकी सफाई की जा रही है। उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको भी ठीक किया जा रहा है। तो अभी भी पानी की बात करूं तो लगभग 50% के आसपास ही पानी है जिसकी निकासी हो चुकी है। अभी भी काफी मात्रा में पानी है जो इकट्ठा है गुरुग्राम में, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी
आलोक, वहां के स्थानीय घर ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है, तो प्रशासन उन लोगों की मदद के लिए क्या काम कर रहा है? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से हालांकि क्योंकि कई ऐसे घर भी है जो गिरने के कगार पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ गई है, तो उनको कई मकानों को खाली कराया गया है, क्योंकि क्या पता कब किस वक्त मकान गिर जाए। तो इसको लेकर जिला प्रशासन एहतियात बरत रहा है। सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जी। तो उन लोगों के जिनको घरों से बाहर रहने के लिए कहा गया, उनके लिए कोई रहने की कहीं व्यवस्था की गई है या फिर वो अपनी तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, अभी तो गिने चुने ही कुछ मकान हैं जिनको खाली करवाया गया, लेकिन हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बाहर हालांकि उनको रखा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे निर्माणाधीन बिल्डिंगें थी जो गिरने के कगार पे है, तो उनमें तो कोई अभी तक किसी की एंट्री नहीं हो पाई थी, कोई रहता नहीं था। तो इसको लेकर खाली जो उनके सामान जो अंदर मौजूद थे, उन सभी सामानों को बाहर निकाला गया है हालांकि, और कई बिल्डिंगों को खाली कराया गया जी। आलोक, जैसे कि तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर काफी ज्यादा पानी भर चुका है और सड़कें भी कहीं ना कहीं नदियों के जैसी नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इतना ज्यादा पानी भरने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी जिला प्रशासन की नाकामी सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे कि हमने सभी जो सीवर है उनकी सफाई कर ली है, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी जहां जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वहां जेसीबी की मदद से जिला प्रशासन या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनकी मदद से पानी को निकाल रहा है। क्योंकि अगर यही इंतजाम अगर पहले किए होते, जो मानसून शुरू होने से पहले, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता जी। आलोक, अभी भी विभाग ने 23 तारीख तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है, तो अब आगे ऐसे हालात ना हो इसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। अब जिस तरह से सभी टीमें लगा दी गई है, खुद जिला उपायुक्त हो या निगमायुक्त है, वो मौके का मुआयना कर रहे हैं। जहां जहां पानी इकट्ठा हुआ है वहां जाकर उनका मुआयना कर रहे हैं और पंप के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जा रहा है जी। लेकिन आलोक, आपको लगता है कि सिर्फ पंप के जरिए से या फिर वहां पर टीमें तैनात करने से इस समस्या से निजात मिल सकती है? देखिए, फिलहाल जो जैसी स्थिति बनी है गुरुग्राम में, उसके माध्यम से तो अब यही साफ है कि जिस तरह से जितना जल्द हो सके जो बातापुर ड्रेनेज जो जैसा काम रुका हुआ था उसको ठीक किया जाए, क्योंकि अगर जब तक वो ड्रेनेज ठीक नहीं होता है तब तक हालात ऐसे रहेंगे। क्योंकि अभी देखिए 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है। तो अभी हालांकि मौसम में सुधार हुआ है, हालांकि अभी जो तापमान है उसमें गिरावट हुई है और कई बार अभी भी बादल है जो गरज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बारिश फिर होने वाली है। तो इसको देखते हुए अगर अभी से भी जो सिस्टम है उसको सुधार नहीं किया गया है, जो सीवरेज सिस्टम है उसको ठीक नहीं किया गया है, तो हालात है वो इससे भी बदतर हो सकते हैं जी। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि गुरुग्राम में बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां पर जाम के जैसे हालात हो चुके हैं। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी खबर की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच उत्तर प्रदेश में गुरुवार से विधानमंडल का मानसून सत्र आयोजित हो रहा है। विधानसभा में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। हाथ में तख्ती के साथ ये सभी योगी आदित्यनाथ सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने नेतृत्व में विधायक अपनी गले में कानून व्यवस्था और कोरोना की आड़ में लूटपाट जैसे स्लोगन की तख्ती डाले नजर आए। वहीं कुछ विधायक गेट नंबर 2 पर भी चढ़ते नजर आए। बाद में विधानसभा की गैलरी के बाहर सपा विधायकों ने एक साथ बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना को लेकर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा तख्ती में कोरोना संबंधी स्लोगन की तैयारी के लिए थी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के सभी इंतजाम के बीच 4 दिन में 16 विधेयकों को मंजूर कराने की सरकार ने तैयारी की है। और इसी के बाद अब जो आपके कार्यकर्ता हैं उन्होंने सरकार को घेरने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। और इसी क्रम में जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तभी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मैंने तो इनसे कहा कानपुर में आके खुद अपनी आंखों से देख लें कि कैसे तबाही मची हुई है। वहाँ पे जो नेगेटिव पेशेंट जाते हैं उनको पॉजिटिव बनाया जाता है और जो पॉजिटिव जाते हैं उनका इलाज ही नहीं होता है। मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
जो आपके छायाकार कानपुर में मौजूद हैं उनको भेजिए और खुद अपनी आंखों से देखिए और फिर अपने चैनल में बताइए कि मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। वहाँ पे इलाज के नाम पे सिर्फ काला बाजारी। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है, चाहे हमारे पत्रकार लोग हों चाहे आम आदमी हो, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। सारे लोग दहशत में हैं। हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जिस तरीके से हो रही है, सरकार गलत बयानी कर रही है और किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं दिया जा रहा है, बाढ़ में लोग मर रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। इन तमाम सवालों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के और इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत जी, आज विधानसभा का सत्र हुआ, लेकिन इस दौरान वहां पर विधायकों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ अपडेट है? आज 20 अगस्त से विधानसभा बताना चाहता हूँ, मंत्री अखिलेश यादव और तमाम विधायकों ने कोरोना के चलते इस सत्र को टालने की मांग करी थी, लेकिन बीजेपी सरकार का कहना था कि प्रदेश के विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए कहीं ना कहीं सत्र का होना बहुत जरूरी है और कोविड-19 के जो भी नियम है उनको ध्यान में रखते हुए इस सत्र को बुलाया गया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कई विधायकों ने ऑनलाइन सत्र ज्वाइन किया है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये इतिहास में पहली बार है। लेकिन आज भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जो विधायक थे, वो सीधे तौर पर अपने गलों में तकिया टांगे थे कि कोरोना के आड़ में लूट, योगी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि कोरोना के आड़ में लूट करी जा रही, तथा कानून व्यवस्था को उन्होंने मुद्दा बनाया। तमाम ऐसे मुद्दे वो सीधे तौर पर और भी आम आदमी पार्टी संजय सिंह आज अचानक विधानसभा में होती है, तो विधानसभा से पुलिस के लगी तो पहचान नहीं पाते। हालांकि पुलिस सुबह से सूचना थी कि संजय सिंह यहाँ पर आ सकते हैं, मिलने के बावजूद जब वो तो पहचाना जाता है तो वो हटल जाते हैं और बाहर आम आदमी पार्टी के जो करता है वो काफी संजय सिंह के बीच में और बीजेपी के बीच तनातनी चल रही और सीधे तौर पर ये तनातनी ऐसी रही कि आज संजय सिंह सीधे तौर पर विधानसभा में आए थे। जी पुनीत जी, लगातार कहीं ना कहीं वहां पर वोट बैंक पर भी बहुत सारी अभी चर्चाएं चल रही हैं और ये भी है कि ब्राह्मण वोटों को लेकर सभी सरकारें, पक्ष हो या फिर विपक्ष, लगातार उनको साधने का प्रयास कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में उनको भी साधने का प्रयास किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? पर इस बार जो आगामी चुनाव 2022 में होने हैं उसके लिए रणनीति, वही रणनीति तैयार करी जा रही है जो बसपा के समय में थी, यानी कि दलित ब्राह्मण गठजोड़ से चुनाव जीतना। असली क्योंकि जिस तरीके का ये फ्रेम बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से यही समझ में आ रहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों पर ज्यादा फोकस कर रही है। समाजवादी पार्टी ने जो एक पीठ है, जो एक संस्था है, 108 फीट की परशुराम की मूर्ति लगाना चाहती है भगवान परशुराम की, उसको समर्थन दिया है कि हम 108 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। बसपा ने ऐलान किया कि हम अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, ब्राह्मणों के जो मुख्य लोग रहे हैं उनके नाम पर। बीजेपी सीधे तौर पर ब्राह्मण फेस को ज्यादा महत्व देती है। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा विकास इस सरकार में हुआ है, लेकिन सपा आरोप लगाती है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण की हत्याएं हुई हैं, यानी कि हर तरफ चर्चा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की है और सीधे तौर पर ब्राह्मणों को मुख्य रूप से मुद्दा बनाया जा रहा है। ये इसलिए आजमाया जा रहा है क्योंकि एक बार बसपा ने ब्राह्मण और दलित गठजोड़ करके सरकार बनाई थी और उसी फॉर्मूले को देखते हुए, क्योंकि यूपी जो है वो जातिवाद के लिए हमेशा फेमस रहा है, यहाँ जाति की राजनीति बहुत होती है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब ब्राह्मण और दलित गठजोड़ से भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, किसी भी तरीके सत्ता में आना चाहती है। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं कटाक्ष करती है सीधे तौर पर, और कांग्रेस के भी जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के संपर्क में। लगातार एक बड़ी ब्राह्मण लॉबी तोड़ने की कोशिश हो रही। हर पार्टी चाहती है कि ब्राह्मण उनके सपोर्ट में आए ताकि उनको जो है 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें काफी मदद मिल सके। जी पुनीत, वहां पर जो कार्यकर्ताओं ने जहां पर प्रदर्शन किया था उसमें कोरोना और वहां का क्राइम, उत्तर प्रदेश का क्राइम मुख्य मुद्दा था, तो आपको क्या लगता है कि सच में योगी सरकार कोरोना को और यूपी में क्राइम को काबू करने में नाकामयाब साबित हुई है? देखिए, सीधे तौर से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोरोना और कानून को लेकर के कहीं ना कहीं योगी सरकार की विफलता नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक नए केस आए
विकास दुबे हत्याकांड, संजीव यादव, उसके बाद विकास दुबे का कांड, उसके बाद संजीव यादव का हत्याकांड, अपहरण होता है, उसके बाद हत्या होती है। लखीमपुर में 13 वर्षीय बालिका का रेप किया जाता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती है, जुबान काटी जाती है। उसके बाद प्रतापगढ़ में एक कांड होता है जहां भरी पंचायत में गोली मार दी जाती है। कल आगरा में श्री राम फाइनेंस कंपनी के जो गुर्गे थे उन्होंने भरी बस में सवारियों को झांसी में उतार करके पूरी बस हाईजैक कर ली। ये गैर कानूनी है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर किसी भी वाहन को सीज करना होता है फाइनेंस कंपनियों को, या किसी भी वाहन को टेक ओवर करना होता है, तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन ली जाती है। लेकिन दबंगई के दम पर पूरी बस हाईजैक कर लेना कल दिन भर चर्चा का मुद्दा बना रहा। कहीं ना कहीं ऐसे बड़े केसेस खुल करके सामने आ रहे हैं कि लगातार बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रही बात कोरोना की, तो स्वास्थ्य विभाग तमाम आंकड़े पेश करता है, तमाम दावे पेश किए गए थे कि 1.5 लाख की बेड की व्यवस्था केवल राजधानी में है, लेकिन सीधे तौर पर एक ना एक वीडियो सामने आते हैं। अगर हम ताजे वीडियो की बात करें तो कौशाम्बी से एक वीडियो सामने आया है जहां कोरोना का जो हॉस्पिटल है कोविड-19 L1 हॉस्पिटल, वहां पर एक पेशेंट ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर खुद घसीट रहा है। उसके बाद वो खुद ऑक्सीजन मास्क लगाकर, तमाम तरीके की लचर व्यवस्थाएं हैं, लापरवाही भरी व्यवस्थाएं हैं। इन वार्डों में ना तो नर्स जाती है, ना वार्ड बॉय जाते हैं, गंदगी पड़ी रहती है। यही हाल राजधानी लखनऊ का है और यही हाल प्रदेश के ज्यादातर कोविड-19 अस्पतालों का है। और सीधे तौर पर कागजों में केवल सब कुछ दुरुस्त किया गया है। इसीलिए प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि 5 महीने हो गए हैं और योगी सरकार का कोरोना से कैसे निपटा जाए इसका रोड मैप नहीं तैयार है। सरकार को रोड मैप तैयार करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के कड़े कानून बनाने होंगे, इसे पालन कराना होगा। और साफ तौर पर कहा था कि जो भी तैयारियां हैं वो कागजों में दिख रही हैं, लेकिन असल में अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। जी, लेकिन पुनीत, खुद योगी आदित्यनाथ अब तो कोरोना को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो कई शहरों में भी जा रहे हैं, तो क्या उसका अभी तक कोई असर वहां पर नहीं दिखा है? देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जहां जाते हैं, मुख्यमंत्री का जहां पर दौरा होता है वहां पर सीधे तौर पे व्यवस्थाएं चौबंद होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ध्यान देना होगा, कार्यकर्ताओं की बातों पर ध्यान देना होगा। कानपुर में ही बीजेपी के का एक कार्यकर्ता है जिसका भाई अस्पताल में नहीं एडमिट हो पाया, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं एक टीम बनानी होगी योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक टीम बनानी होगी हर जिले में। जो स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट पेश हो रही है उसको क्रॉस चेक करे, तभी सच्चाई सामने आएगी और उस पर वर्क करना होगा। क्योंकि कागज के जो आंकड़े हैं वो तो काफी शानदार हैं कि यूपी में कोरोना के जो केसेस हैं वो काफी कम है, व्यवस्थाएं काफी चाक-चौबंद है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है उसके बाद वो फोन करता रहता है तो एम्बुलेंस आती नहीं है, आती है तो अस्पताल से अस्पताल चक्कर लगवाती है और उसके बाद उसे ले जाकर के किसी अस्पताल में डाल दिया जाता है। जी पुनीत मोहन जी, नहीं आते हैं, वार्ड बॉय भी नहीं आते, ना ही नर्सें आती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। अब क्या होता है? जी पुनीत मोहन जी, इस वक्त की आपको अभी बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ये खबर उत्तराखंड से है जहां पर देहरादून नगर निगम नंबर 1 है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान दिया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जिसमें 1 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2020 तक चलाया गया ये स्वच्छता सर्वेक्षण। इसमें पिछले साल देहरादून 5वें नंबर पर था, लेकिन इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को प्रथम स्थान मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून का नगर निगम नंबर 1 रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2020 तक ये सर्वेक्षण चलाया गया था। पिछले साल देहरादून 5वें स्थान पर था, लेकिन इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम पहले स्थान पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर देहरादून नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। उत्तराखंड से खबर है, आपको बता दें कि इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सुनील हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आज स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट था वो जारी किया गया था और जिसमें उत्तराखंड का देहरादून जो नगर निगम है वो पहले स्थान पर पाया है, क्या जानकारी है? देखिए पूजा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जो 5वें नंबर पर संस्करण जारी किया है,
तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लिहाजा जो पुराने डाटे रहे हैं कुछ, अब जिस तरीके से कुछ जो पुराने शहर जो कभी उतार चढ़ाव में थे, जो पहले का डाटा और आज के डाटे की बात की जाए तो इंदौर की अगर मैं बात करूं तो सबसे आज भी वही शहर सबसे पहला रहा है जिसको अच्छा जो है खिताब मिला है, और चौथी बार जो है वो इंदौर अच्छा शहर बना है स्वच्छता के मामले में, और ये परिणाम घोषित हुए हैं। इससे पहले 2017 और 18 और 19 में भी इंदौर शीर्ष पर रहा था, और अब दूसरे स्थान पर गुजरात रहा है। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड का देहरादून नगर निगम पहले नंबर पर आया स्वच्छता सर्वेक्षण में। और वहीं तीसरी और अहम खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के शहरों में साफ सफाई से संबंधित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। इसमें एक बार फिर से पहले पायदान पर इंदौर काबिज है। देश के स्वच्छ शहरों में सूरत दूसरे नंबर पर और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। पहले खबर थी कि पीएम मोदी इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत काम करने वाले देश भर के चुनिंदा लाभार्थियों, स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों से बातचीत करेंगे, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। करीब 1 महीने चले इस सर्वेक्षण के दौरान 1,70,00,000 नागरिकों ने स्वच्छता ऐप पर पंजीकरण किया है। सोशल मीडिया पर 11 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े, 5.5 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े, और ऐसे 21,000 स्थानों की पहचान की गई है जहां पर कचरा पाए जाने की ज्यादा संभावना है। आपको बता दें कि आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट जारी किए गए, जिसमें इंदौर पहले स्थान पर रहा, इसी के साथ सूरत दूसरे स्थान पर रहा, और साथ ही ऐसे 21,000 स्थानों की पहचान की गई है जहां पर कचरा पाए जाने की संभावना है, जहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्हें टारगेट किया गया है जहां पर सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, उन स्थानों पर सफाई पर खासा ध्यान रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील कुमार हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आज स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट जारी किया गया, क्या अपडेट है? देखिए पूजा, जिस तरीके से आपने पहले जिस तरीके से खबर बताई दर्शकों को, उस तरीके से लगातार जो है वो काफी इस सर्वेक्षण में, जैसे 2017 में आया, 18 में आया, 19 में आया, लेकिन इस सर्वेक्षण में सबसे जो अहम बात है और बड़ी बात है कि इंदौर शहर जो है वो लगातार जो है पहले नंबर पर लगा है, और 4 सालों में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उस शहर की, जब ये बार बार पहले नंबर पर आ रहा है और अच्छे खिताब मिले हैं, जो एक आज सराहनीय कदम वहां की सरकार की ओर से जो उठाए गए हैं अब तक निगम प्रशासन जो है। जी। लेकिन सुनील जी, सिर्फ इंदौर की ही बात नहीं है, यहाँ पर पूरे राज्य की, पूरे देश की बात है। एमपी की भी बात करें तो वहां पर कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, तो क्या सिर्फ एक इंदौर के दम पर सरकार स्वच्छता की ओर आगे बढ़ सकती है? देखिए, ये सीधी सी बात है कि हम लोग अगर एक दायरे को देखें और बाकी को भूल जाएं तो ये हमारी नासमझी और लापरवाही होगी। और जो अब तक रहा है, जो चीजें वर्तमान तक रही हैं, तो उसमें यही है कि जैसे गुजरात का शहर है सूरत, वो दूसरे स्थान पर रहा है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई रहा है। लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए या बाकी राज्यों की बात की जाए तो अगर वो पीछे क्यों रहे हैं? अब अगर उत्तर भारत की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या किसी भी शहर की बात की जाए, या इसके बाद मध्य भारत में चले जाएं, या जो हमारा पूर्वी भारत है वहां पर चले जाएंगे, केरला, तो वो स्थान क्यों नहीं आए? क्योंकि देखिए, ये सर्वे उन दिनों आए हैं जब निगम प्रशासन की हर एक जमीनी हकीकत सामने आती है। और शहरों की अगर बात करूं, राज्यों की अगर बात करूं, तो वहां की कमी क्या कुछ रही है, वहां पर क्या कुछ स्थितियां रही हैं, निगम प्रशासन उस पर क्या
क्या कुछ काम करता है, ये बरसात के दिनों में सच सामने आ जाता है। जिस तरीके से सीवरेज की समस्या सामने आती है, पानी के जलभराव की समस्या सामने आती है। अब दिल्ली का वो इलाका भी आप देखिए जहां पर कूड़े का एक पहाड़ बन गया है, जिसको उठाने के लिए हंसराज हंस जो सांसद हैं और मनोज तिवारी जो सांसद हैं, वो अब एक मुहिम के तौर पर उस पहाड़ को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्वच्छ दिल्ली बनाने की मुहिम चला के रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से, अगर जैसे इंदौर शहर के बारे में आपने मेरे से सवाल पूछा, तो इंदौर अगर स्वच्छ है और लगातार पहले स्थान पर 4 सालों से आ रहा है, तो पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार को भी चाहिए कि अगर एक शहर जो है वो पहले स्थान पर आ सकता है तो पूरा राज्य क्यों नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सरकार के ऊपर सवाल है। और निगम प्रशासन वहां पे उसका जो इंदौर का प्रशासन है, तो उससे अगर सीख लेके बाकी जो निगम हैं या बाकी जो शहर हैं या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो क्यों नहीं सबक लेते और उसके दायरे को अगर थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो राष्ट्र के, हमारे जो मुल्क के हैं जितने भी राज्य हैं, वो क्यों नहीं सबक लेते। क्योंकि अब बरसात के दिनों में कई महामारियां भी इसमें फैलती हैं। पहले ही मुल्क और दुनिया भर में कोरोना वायरस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बरसात के दिनों में जब ये लगातार 4 सालों से सर्वेक्षण आ रहा है, तो उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो खांसी, जुकाम वगैरह और मच्छर मलेरिया से जो रोग होते हैं, जो बरसात के दिनों में होते हैं, और गंदगी जब होती है, तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि इंदौर की तर्ज पर बाकी राज्यों को, बाकी निगमों को, बाकी जिलों को भी उससे अच्छी दिशा लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए सुनील जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो सरकार सिर्फ 3 जो कि जिले हैं उनके पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने पर इसको बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो आपको लगता है कि सरकार को कि और ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है? देखिए, जब भी कोई बात होती है पूजा, हम लोग सीधे तौर पर क्या करते हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन लोग स्वच्छता का पाठ जो है वो हर मंच से पढ़ाते हैं। जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, तब से स्वच्छता के पाठ जो है वो भाजपा की तरफ से खूब पढ़ाए गए। लेकिन जहां जहां पर भाजपा नगर निगम, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब एक खबर दिखाई थी अपने बुलेटिन में, तो दिल्ली में किस तरीके से बारिश है और बारिश के बाद क्या कुछ समस्याएं हैं और निगम प्रशासन की क्या कुछ वहां पर कार्रवाई है, तो वहां पर भी जो निगम है वो भाजपा के अंडर ही आते हैं। तो ऐसे में अगर भाजपा अपनी पीठ थपथपाएगी इन 3-4 जगहों पर अच्छी कामयाबी हासिल करने के लिए, और बाकी जगहों का हाल बुरा होगा। इंडस्ट्रियल एरिया जितने होते हैं वहां पर नंगे पांव इंसान चल नहीं सकता। गाड़ियों पे अगर आप बैठकर जाएं, इतनी दयनीय स्थिति होती है कि अगर सुबह कोई सफेद कमीज पहन के निकला है तो उसे पता नहीं लगेगा कि होगा आखिर क्या, कि उसके बदन पर अलग से पता लग जाता है उस कमीज पर कि दाग कितने हैं और स्थिति क्या रही है। जी सुनील जी, बहुत सारी खबरें ये भी सामने आती हैं कि जो गाड़ियां लगाई गई हैं कचरा लेने के लिए घर घर से, वो भी समय पर नहीं पहुंचती हैं। पूजा, मैं माफी चाहूंगा, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया हूं। जी सुनील जी, लगातार ये भी खबरें सामने आती हैं कि जो कि नगर निगम की तरफ से जो गाड़ियां लगाई गई हैं कि वो घरों से जाकर के कचरा लेकर आएंगी, तो वो भी समय पर नहीं पहुंचती हैं। देखिए, ये कुछ एक जगह पर समस्या है, और अमूमन हम लोग अगर उन गाड़ियों को जिम्मेवार ठहराएं या उन कर्मचारियों को जिम्मेवार ठहराएं तो ये भी सही नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, देखिए, तय वक्त पर कई पहुंच पाते हैं, कई नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग भी कभी कभार कुछ एक चीजों में आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो जी बिल्कुल सुनील जी, आपने बहुत ही सही बात कही है। अभी भी सरकार को इसमें और आगे कदम उठाने की जरूरत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।